Now let's come to the next one, next type of nouns, and that is संकेतात्मक, अनिश्चयात्मक और विभागवाचक। संकेतात्मक, संकेत देने वाले, संकेत। अनिश्चयवाचक, निश्चितता नहीं है। और विभागवाचक, अंग्रेजी में से क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव, indefinite and distributive nouns, pronouns. Demonstrative, indefinite and distributive pronouns. This is a present from my uncle. ये क्या है? इसमें प्रोनाउन कौन सा है पहले तो ये जानो। नाउन तो अंकल हो गया, और कोई सा नाउन है इसमें? प्रेजेंट भी नाउन है, गिफ्ट कलेक्टिव नाउन। तो दो नाउन हैं। अब इसमें प्रोनाउन कौन सा है, सर्वनाम कौन सा है? दिस, यस, दिस इज द प्रोनाउन। दिस किसके लिए है? जो प्रोनाउन है वो किसी नाउन के बदले आता है। तो दो नाउन है, प्रेजेंट और अंकल। तो दिस जो है वो प्रेजेंट के लिए कि अंकल के लिए है? ये जो गिफ्ट है वो अंकल ने दिया है। ये जो गिफ्ट है, इस गिफ्ट को, तो गिफ्ट की ओर इशारा है। तो ये प्रोनाउन जो है वो कहाँ इशारा कर रहा है, कहाँ संकेत कर रहा है? गिफ्ट की ओर, प्रेजेंट की ओर। तो प्रेजेंट की ओर यदि संकेत कर रहा है तो वो संकेतात्मक प्रोनाउन हो गया। दिस, दैट, दोज, इट, ये संकेतात्मक प्रोनाउन होगा। These are merely excuses. These are merely excuses. Excuse मतलब? Excuse मतलब बहाने। ये केवल बहाने हैं। इसमें नाउन कौन सा है? Excuse. उस excuse का कोई सा प्रोनाउन है? Yes, these. ये जो तुम बोल रहे हो ना, ये सब बहाने हैं। तो बहाने का के बदले आपने these यूज किया। These are merely excuses, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, ये बता रहा है। तो these, those, this, that, ये सब क्या हुए? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या संकेतात्मक प्रोनाउन। Both the cars are good, but this is better than that. Both the cars are good, but this is better than that. ऐसा बोलेंगे? दोनों गाड़ियाँ अच्छी हैं, but this is better than that. या both the cars are good, but this is better than that. मेरे उंगली के इशारे को आप देखें, मैं फिर से दोहराता हूँ, कौन सा सही है बताइए? Both the cars are good, but this is better than that. और दूसरा है both the cars are good, but this is better than that. This किसके लिए है? पास में जो है उसके लिए। That किसके लिए उपयोग होता है? दूर के लिए। This एक वचन पास में, that एक वचन दूर के लिए। This बहुवचन, these पास में। बहुत सारी कारें यदि पास में हो तो these cars are good. और दूर के लिए that के बदले बहुवचन those. Those cars are better than these cars. आप समझ गए? तो this और these and those and that and those, ये आप समझ जाइए। मुंबई mangoes are better than those of Bangalore. Mumbai mangoes are better than those of Bangalore. सामान्यतः हम क्या बोलेंगे? मुंबई मैंगोज आर बेटर देन मैंगोज ऑफ बैंगलोर। या मुंबई मैंगोज आर बेटर देन मैंगलोर मैंगोज। बैंगलोर मैंगोज। मुंबई मैंगोज आर बेटर देन बैंगलोर मैंगोज। ऐसा ना बोल करके जिसमें मैंगो बार बार आया तो देखिए मेरा उच्चारण गड़बड़ा गया।
मैंने मैंगलोर बैंगोज बोल दिया। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंगलोर, बैंगलोर, मैंगो, बैंगो ये बार बार आ रहा है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए, जीभ के मिस्टेक को बचाने के लिए हम दिस या दोस का उपयोग कर लेते हैं और किसी नाउन को 2 बार नहीं बोलते। तो क्या हो गया? मुंबई मैंगोज आर बेटर दैन दोज ऑफ बैंगलोर। तो दोज यहाँ किसके लिए है? मैंगो के लिए। दोज ऑफ बैंगलोर, मैंगोज ऑफ बैंगलोर। तो दोज के किसके लिए? तो ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव है, ये बता रहा है, ये बता रहा है, राइट? द स्ट्रेंजर इज वेलकम्ड एज सच। द स्ट्रेंजर इज वेलकम्ड एज सच। एज सच क्या है? सच मतलब वैसा ही। सच मतलब हिंदी का सच नहीं, सच झूठ का सच नहीं, सच मतलब वैसे ही। आई लाइक इट सच, मैं उसे वैसा ही पसंद करता हूँ। जैसा चर्चा हो रही ना, मैं उसे वैसे ही पसंद करता हूँ। आई लाइक इट सच। मेरी मोटरसाइकिल बहुत आवाज़ करती है। आई लाइक इट सच, मुझे वैसी आवाज़ बड़ी पसंद है, राइट? आई लाइक इट सच। अब यहाँ पर द स्ट्रेंजर इज वेलकम्ड एज सच। स्ट्रेंजर मतलब अनजाना व्यक्ति। अनजाना व्यक्ति को मैं वैसे ही वेलकम करता हूँ। अनजाने व्यक्ति को मैं वैसा ही वेलकम करता हूँ। कैसा? अनजाने व्यक्ति जैसा। तो सच जो है वो किसको बता रहा है? स्ट्रेंजर को। कहाँ इशारा कर रहा है? स्ट्रेंजर की ओर। तो इशारा कहाँ कर रहा है? संकेत कहाँ दे रहा है? स्ट्रेंजर की ओर, अनजाने व्यक्ति की ओर। तो इसलिए ये क्या हुआ? संकेतात्मक। इटैलिक्स में जो लिखे हुए शब्द हैं ये व्यक्त सर्वनाम उन वस्तुओं को बताते हैं जिस विषय में सूचना देते हैं, इसलिए इन्हें सूचना देने वाला सर्वनाम कहते हैं, संकेत देने वाला सर्वनाम कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब स्पष्ट करना, जो इशारा स्पष्ट करते हैं। डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब स्पष्ट करना। तो इसलिए ये संकेतात्मक हो गया। अब संकेतात्मक के बाद अब हम थोड़ा आगे और बढ़ें। जब दिस और दैट संज्ञा से पहले आते हैं तो उन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। दिस बुक, दिस बुक, दिस बुक मतलब ये वाली किताब, वो वाली नहीं। तो विशेषण किसकी बता रहा है? संज्ञा की। तो ये एडजेक्टिव हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतात्मक विशेषण। इशारा कर रहा है कि ये वाली बुक। दैट पेन इज योर्स, दैट पेन, वो वाला पेन, वो वाला पेन आपका है। What was that noise? What was that noise? वो आवाज़ क्या आ रही है? Noise मतलब शोरगुल। And what was this noise? ये भी आवाज़ क्या आ रही है? तो इशारा पास की ओर हो गया। तो ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो ऐसे में हम इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में इसका उपयोग करते हैं जब दिस दैट आदि संज्ञा से पहले आता हो तो। संज्ञा से पहले आता हो तो, राइट? अब यहाँ देखिए, दिस का उपयोग पास की वस्तुओं, शरीर के निकट या पास के विचार, कहने वाले के विचार, और दैट का उपयोग दूर की वस्तु के लिए, बहुत दूर की वस्तु के लिए। मैं फिर से दोहरा दूं, दिस का उपयोग पास की वस्तु या कहने वाले के विचार या उसके शरीर के पास जो है उसके लिए, और दैट का उपयोग दूर के लिए। आई टोल्ड यू द एग्जाम्पल, दिस इज बेटर देन दैट, दिस इज बेटर देन दैट। ये जो है वो उससे बेहतर है, ये जो है वो उससे बेहतर है। तो दिस इज फॉर नियरर, पास के लिए। तो पास के लिए है तो वो प्रोनाउन संकेतात्मक पास के लिए दिस और दूर के लिए दैट। अब हम आगे बढ़ते हैं यही दिस दैट के लिए कि दैट और उसका जो बहुवचन है दोष, इसका प्रयोग पहले आई हुई संज्ञा के रिपीटेशन को बचाने के लिए भी होता है।
दैट या दोस, दैट का, दिस का नहीं, दैट या दोस का प्रयोग पहले जो संज्ञा आई है उसको दोहराने से बचने के लिए। उदाहरण के लिए, द क्लाइमेट ऑफ बंगाल इज लाइक दैट ऑफ रायपुर। यदि हम बोलना चाहें द क्लाइमेट ऑफ बंगाल इज लाइक क्लाइमेट ऑफ रायपुर, 2 बार क्लाइमेट क्लाइमेट क्यों बोले? उससे जीव को भी तकलीफ होती है, सुनने वाले को भी कुछ कर्णप्रिय नहीं लगता। और जीव की तकलीफ में मैंने आपको बताया बैंगलोर और मैंगो का खेल। तो उससे बचने के लिए क्या होता है, दैट या दोस का उपयोग कर देते हैं सर्वनाम से को दोहराने से बचने के लिए। द क्लाइमेट ऑफ रायपुर, द शूज ऑफ राम आर बेटर देन दैट ऑफ श्याम। दिस ऑफ श्याम नहीं होगा, दैट ऑफ श्याम होगा, ये याद रखें। दैट या दोस बहुवचन में ही उपयोग होता है, एक वचन में नहीं। द शूज ऑफ राम आर बेटर देन दैट ऑफ श्याम, दिस ऑफ श्याम नहीं। स्ट्रीट्स ऑफ दिस सिटी आर वर्स देन दैट ऑफ बिलासपुर। स्ट्रीट्स ऑफ दिस सिटी आर वर्स देन दैट ऑफ बिलासपुर। देखिए स्ट्रीट्स बहुवचन है, और चूंकि स्ट्रीट्स बहुवचन है, दैट का बहुवचन क्या बनेगा, दोस। देन स्ट्रीट्स ऑफ बिलासपुर बोलने के बदले देन दोज ऑफ बिलासपुर, देन स्ट्रीट्स ऑफ बिलासपुर बोलने के बदले देन दोज ऑफ बिलासपुर। सो दैट के बदले दोस, और दैट दोष किसके लिए आया है, किसी संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए, राइट। नेक्स्ट, जब पहले कोई 2 वस्तुओं की ओर संकेत किया जाए तो दिस का उपयोग जो है अंत में कही गई वस्तु और दैट का उपयोग पहले कही गई वस्तु के लिए होता है। अब देखिए, दिस इज अनदर वे। जब 2 संज्ञाएं हों और बाद में उन संज्ञाओं के बदले आपको सर्वनाम का उपयोग करना हो, उन्हीं संज्ञाओं के लिए सर्वनाम का उपयोग करना हो, तो जो संज्ञा पहले आई है तो उसके लिए हम दैट का उपयोग करेंगे, और जो संज्ञा बाद में आई है उसके लिए हम दिस का उपयोग करेंगे। अंत में जो संज्ञा आई है उसके लिए दिस, और पूर्व में जो संज्ञा है उसके लिए दैट। जैसे अल्कोहल एंड टोबैको बोथ आर हार्मफुल। अल्कोहल एंड टोबैको बोथ आर हार्मफुल, दोनों ही शरीर के लिए बुरे हैं। क्या, अल्कोहल और टोबैको। दिस परहैप्स लेस देन दैट। अब दिस किसके लिए है, दिस जो है टोबैको के लिए, क्योंकि टोबैको संज्ञाओं में बाद में आया है। तो जो बाद में आया है उसको बताने के लिए जो पहले सर्वनाम लिया वो दिस हो जाता है, और जो पहले आया वो बाद में सर्वनाम उससे जुड़ा है, और दोनों की दूरी देखिए तो वो दैट हो गया, क्योंकि दूरी ज़्यादा है। पहले सर्वनाम, पहली संज्ञा का सर्वनाम बाद में आ रहा है, तो दूरी ज़्यादा है, तो वो दैट हो जाएगा। और दूसरी जो संज्ञा है, दूसरी संज्ञा से उसका जुड़ा हुआ सर्वनाम निकट है, तो वो दिस हो जाएगा। मैं फिर से दोहरा दूं, अल्कोहल एंड टोबैको बोथ आर हार्मफुल। दिस परहैप्स लेस देन दैट। दैट स्टैंड्स फॉर अल्कोहल, दिस स्टैंड फॉर टोबैको, राइट। मैं फिर से दोहरा दूं, पहले आई हुई 2 वस्तुओं की ओर संकेत किया जाए तो दिस का प्रयोग अंत में कही गई वस्तु के लिए, और दैट का प्रयोग पहले कही गई वस्तु के लिए होता है, राइट। अब इस श्रृंखला में जो हम सीख रहे हैं संकेतात्मक, और उसके बाद दूसरा तो अब हम अनिश्चयात्मक देखें। व्हाट इज इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित है,
निश्चितता नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है। अब कैसे? इसका ना अधिकतम 2 ही शब्द या 2-3 शब्द हैं जो आपको अनिश्चयात्मक की श्रेणी में, प्रोनाउन की श्रेणी में रखते हैं। एक तो है वन, ONE वन, दूसरा है नन, NONE नन, तीसरा है ऑल, चौथा है सम। सम मैंगोज आर गुड, सम आर बॉर्न ग्रेट। अनिश्चित है। ये सर्वनाम किसके लिए है नहीं मालूम, है सर्वनाम। सम आर गुड, सम men are great, some are born great। यहाँ some जो है अनिश्चित है। One hardly knows what to do, one hardly knows what to do। यहाँ किसी को पता ही नहीं कि क्या करना है। one मतलब क्या हुआ? किसी को। one मतलब एक नहीं, याद रखेंगे। One hardly knows what to do, यहाँ किसी को पता ही नहीं क्या करना है, तो हम क्या बोलेंगे? वन हार्डली नोज। नोबडी नोज व्हाट टू डू, यदि हम ऐसा भी कर रहे हैं तो भी हो जाएगा। नन नोज व्हाट टू डू, नन ऑफ हिज पोएम्स आर गुड, नन ऑफ हिज पोएम्स आर वेल नोन। कौन सी? नन, अनिश्चित है। तो नन, वन, सम आर ग्रेट, सम मेन आर ग्रेट, some are born great, some are born great, कोई महान पैदा होते हैं। some have greatness thrust on them, कुछ लोगों में महानता लादी जाती है। यहाँ पर यदि हम बात करें some अनिश्चित है, कौन नहीं मालूम। some जो है वो किस संज्ञा के लिए है नहीं मालूम, कोई संज्ञा ही नहीं आई। ऐसे ही नन के लिए भी कोई संज्ञा नहीं है, ऐसे ही वन के लिए भी कोई संज्ञा नहीं। वन हार्डली नोज व्हाट टू डू। अरे यार, हम लोग ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ पे किसी को मालूम ही नहीं क्या करना है। जब ऐसा बोलता है ना, तो मुझे पता ही नहीं कि क्या करना है। वन हार्डली नोज। सो ये हो गया अनिश्चयात्मक, इनडेफिनेट प्रोनाउन, जिसमें कोई कुछ निश्चय नहीं है। संज्ञा कौन सी है जिसके बदले सर्वनाम का उपयोग हो रहा है, ये नहीं पता कौन सी संज्ञा है। राइट? ऐसे ही सम से ही इज शार्पर। कुछ लोग कहते हैं कि वो शार्प है, कुछ उससे ज़्यादा शार्प है। कुछ लोग कहते हैं वो उससे ज़्यादा। कौन कहता है? कोई निश्चित नहीं है। सम पीपल से, सम जो है वो प्रोनाउन है ना, संज्ञा तो नहीं है, किसी नाउन के बदले आया है। पर किस नाउन के बदले आया है नहीं मालूम, तो अनिश्चित है, इसलिए वो क्या हो गया? इनडेफिनेट प्रोनाउन। डू गुड टू अदर्स, डू गुड टू अदर्स, दूसरों के लिए अच्छा करो। दूसरे मतलब कौन? XYZ कौन? महिला, पुरुष, एक वचन, बहुवचन, कौन? कुछ नहीं मालूम, अनिश्चित। तो अदर्स जो है वो यहाँ पे क्या हो गया? प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? इनडेफिनेट, कुछ निश्चित नहीं। सिमिलरली, हिज वर्ड्स आर इन एवरी वंस माउथ, हिज वर्ड्स आर इन एवरी वंस माउथ। हर एक की जुबान पर उसके शब्द हैं। अरे भाई, कौन है वो हर एक? पूरी दुनिया के लोग, कि आपकी कॉलोनी के लोग, कि आपके स्कूल के लोग, कि छोटे बच्चे, कि वृद्ध लोग, कि लड़कियां, कि महिलाएं? कुछ नहीं मालूम, अनिश्चित है। वो अनिश्चित के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया? एवरीवन। सो एवरीवन, वन, अदर्स, एनीबडी, सम, ऑल, ऐसे जो वेग हैं, वेग वर्ड्स, वेग प्रोनाउन। वेग मतलब जो स्पष्ट नहीं करते किस संज्ञा के लिए उनका उपयोग हुआ है, तो ऐसे प्रोनाउन क्या कहलाते हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो इटैलिक्स में जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ इन सब वाक्यों में, ये सब क्या बताते हैं? ये किसी वस्तु या सर्वनाम को सूचित करते हैं, किसी वस्तु या व्यक्तियों को सूचित करते हैं और हैं सर्वनाम, किंतु किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते।
ख्याल रहिए, मैं फिर से दोहरा दूं, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए बिना जब सर्वनाम का उपयोग होता है तो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं या इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। इनमें से अधिकांश का प्रयोग हम विशेषण की तरह भी कर सकते हैं, जैसे आई विल टेक यू देयर वन डे, किसी दिन ले जाऊंगा। वन डे, किस दिन, अनिश्चित है, पर किसकी विशेषता बता रहा है, डे की, किसी एक दिन। ऐसे ही इज ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, अनिश्चित है लेकिन वर्ड्स को बता रहा है, वर्ड संज्ञा है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव भी होगा। एनीबडी, एवरीबडी, एवरीवन, एनीवन, ईच, इसको हम जब प्रयोग करते हैं तो एक तरीके से ये भी हम कह सकते हैं कि सर्वनाम के रूप में, ही और शी के बदले हम इनका प्रयोग करते हैं। आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरीवन, आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरीवन इन हिज स्टडीज। एवरीवन, हर एक की मदद करने के लिए, इन हिज स्टडीज, उसके पढ़ाई में, हर एक की। देखिए यहाँ अधिक फॉर्मल अंग्रेजी में हम इसका उपयोग कर रहे हैं, तो सामान्य रूप से बहुवचन जो है वो इस तरीके से चल रहा है, आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरीवन, मैं हर एक की मदद करने को तैयार हूं, खुश होऊंगा। किसमें, हर एक की, इन हिज स्टडीज, इन हर स्टडीज, एक वचन हो गया। एवरीबडी एक वचन, एवरीवन एक वचन, एवरीवन का हिज या हर हुआ। एनीबडी कैन डू इट, एनीबडी, कोई भी कर सकता है। अब देखिए एनीबडी कोई भी कर सकता है यदि वे चाहें तो, यदि वह चाहे तो नहीं बोलते, हिंदी में क्या बोलते, कोई भी कर सकता है यदि वे चाहें तो। यहाँ जितने लोग खड़े हैं उनको मैं संबोधित कर रहा हूँ, कोई भी कर सकता है ये काम यदि आप लोग चाहें तो आप लोग हो गया, बहुवचन हो गया। तो अंग्रेजी में भी ऐसे ही, एनीबडी कैन डू इट इफ दे वांट, इफ दे ट्राई। एनीबडी कहने को तो एक वचन लगता है लेकिन पूरे समुदाय को बता रहा है, तो बहुवचन में के रूप में आएगा तो दे आ जाएगा। एनीबडी कैन डू इट इफ दे वांट। बेस्ट ऑफ देम हैड देयर शेयर, ईच ऑफ देम हैड देयर शेयर, ईच ऑफ देम हैड हिज शेयर नहीं होगा। देम यदि है तो एक समुदाय है, तो देम के लिए क्या आया, देयर। देम जो है उसके बदले सर्वनाम क्या आया, देयर। ईच ऑफ देम हैड देयर शेयर, हर एक को उसका हिस्सा मिला। अब चलिए इन श्रेणियों में हम लास्ट सर्वनाम पे आते हैं और वो है विभागवाचक। विभाग मतलब बांटना, बांटता है जो, ऐसा सर्वनाम जो बांटता है। और स्पष्ट करने के लिए अंग्रेजी में से कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट, जो डिस्ट्रीब्यूट कर दे। Few examples. Each of the boys must get a prize. देखिए each of the boys, boys बहुवचन है लेकिन each का उपयोग हो रहा है, तो each क्या हुआ, प्रोनाउन। किसके लिए, बॉयज के लिए और हर लड़के के लिए। हमने बांट दिया कि हर लड़के को पुरस्कार मिलेगा, हर बच्चे को पुरस्कार मिलेगा, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ईच क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच टुक इट इन टर्न, ईच टुक इट इन टर्न, अपने अपने क्रम आने पर सब ने लिया, तो ईच क्या है, सुनिश्चित कर रहा है कि हर एक, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बाकायदा सब में बांटा जा रहा है, ऐसे में वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ईच एट मैंगोज, ईच यहाँ डिस्ट्रीब्यूट, हर एक ने खाया। नाउ नेक्स्ट इज आइदर ऑफ यू कैन गो, आइदर ऑफ यू कैन गो। अब ये क्या उपयोग है, क्या मैंने आपको पहले आइदर और नाइदर नॉर और ये बताया था। अब यहाँ देखिए आइदर ऑफ यू कैन गो का मतलब क्या हुआ, दो लोग खड़े हैं,
और मैं कहता हूँ आइदर ऑफ यू कैन गो, मैंने बांट दिया, या तो तुम भी जा सकते हो या तुम जा सकते हो। नाइदर ऑफ यू विल गो, ना तुम जाओगे ना तुम जाओगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आता है, राइट। तो ईच, आइदर, नाइदर विभागवाचक सर्वनाम है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, क्योंकि एक समय में व्यक्तियों या वस्तुओं में से केवल एक ही सूचित करते हैं, केवल एक को ही सूचित कर रहे हैं, सबको एक साथ नहीं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस कारण ये हमेशा एक वचन में होते हैं, ख्याल रखिए। और इसीलिए एक वचन में होते हैं तो क्रिया जो है वो एक वचन रहती है, यानी क्रिया में यदि वर्तमान काल है तो एस लग जाए। ईच ऑफ यू ईट्स, ईच ऑफ यू ईट्स, ईच ऑफ यू ईट नहीं होगा, क्योंकि एक वचन माना जाता है इन्हें। वस्तुओं या केवल एक ही चीज़ को सूचित करते हैं। ईच का प्रयोग अनेक वस्तुओं से अलग अलग वस्तुओं के लिए होता है। आइदर का अर्थ है दो में से पहला या दूसरा, जैसा मैंने बताया। नाइदर का अर्थ है दो में से कोई नहीं, ये मैं बता चुका हूँ। नाइदर का अर्थ है दो में से कोई नहीं, आइदर का अर्थ है दो में से कोई एक, और या आइदर जो है वो एक तरीके से निषेधात्मक रूप है। नाइदर का अर्थ है दो में से कोई नहीं, ये आइदर का निषेधात्मक रूप है। नाइदर जो है वो आइदर का क्या है, निषेध, ना तुम ना तुम। तो कितने लोगों के बीच में, दो लोगों के बीच में। या तो तुम या तो तुम, आइदर और, कितने लोगों के बीच में, दो लोगों के बीच में। इसलिए हमें आइदर और नाइदर का प्रयोग तब करना चाहिए जब दो वस्तुओं के बीच में बात हो रही हो, दो वस्तुओं के बारे में कहा जा रहा हो। और जब दो से ज़्यादा तो हम एनी वन, एनी, नन, नन विल गो। यदि दो से ज़्यादा है, कोई ना जाए हमें कहना है, तो हम क्या बोलेंगे, नन विल गो। कोई एक जाए तो हम बोलेंगे एनी वन विल गो। और यदि दो हो तो आइदर यू विल गो और यू विल गो। दो हैं तो नाइदर यू विल गो नॉर यू विल गो। तो आप समझ गए इसमें अंतर क्या है, कि आइदर और नाइदर का प्रयोग हम जब दो वस्तुओं से के बारे में बात करते हैं तब होता है। दो से ज़्यादा हो तो हम क्या बोलते हैं, एनी, नो वन विल गो, नो, नन, नो वन, आदि आदि, राइट। अब ईच जो है, ये जो सर्वनाम है इसकी पोजीशन को हमेशा ख्याल रखें। तीन तरीके से इसका उपयोग होता है ईच का। ईच जो सर्वनाम है इसका उपयोग तीन तरीके से होता है। पहला, ईच ऑफ द मेन, ईच ऑफ द मेन रिसीव्ड एन अवार्ड। जितने आदमी थे हर एक ने पुरस्कार प्राप्त किया। ईच ऑफ द मेन रिसीव्ड एन अवार्ड, तो ईच शुरू में हुआ। ईच ऑफ दीज हॉर्सेस कॉस्ट 5000। हॉर्सेस, मेन, ईच के बाद बहुवचन आया। आई बॉट ईच ऑफ दीज मैंगोज फॉर 5 रुपीज। ईच शुरू में आया और उसके बाद बहुवचन। अब दूसरा रूप दीजिए, दीज मैन रिसीव्ड, these men received each a reward. These men received each a reward. और दूसरा उपयोग, these horses cost each 1000 rupee. These horses cost each 1000 rupee. हर घोड़ा मेरे को 1000 रुपए का पड़ा। हर आदमी को एक रिवॉर्ड मिला। और तीसरा रूप क्या है, these horses cost 5000 each. I bought mangoes for 3 rupees each. अब देखिए, पहले श्रेणी में ईच शुरू में था, दूसरी श्रेणी में ईच कहीं बीच में आया, और तीसरी में ईच आखिरी में है। इसके क्या तात्पर्य हैं, क्या मायने हैं, थोड़ा बारीकी से ज़रा देखिए। मायने जानना है, इनके अंतर जानना है, इसमें समता देखना हो तो थोड़ा हम गहराई में जाएं। संख्या के बाद ईच का प्रयोग, यानी तीसरा जो एग्जाम्पल दिया वो ज़्यादा चलता है। संख्या के बाद 1000 रुपी ईच, 5 times ईच,
संख्या के बाद। हम ये नहीं कहते द मैन रिसीव्ड an award each, नो, द मैन रिसीव्ड 500 रुपी ईच, हम ऐसा बोलते हैं। तो संख्या के बाद ईच का उपयोग ज़्यादा कॉमन है। अब यहाँ देखिए, दिस पॉइंट इज क्लियर कि तीनों फॉर्म में संख्या के बाद ईच लिखना ज़्यादा उपयोगी माना, ज़्यादा प्रचलन में है। इट्स मोर इन प्रैक्टिस। नाउ नेक्स्ट इज, नाउ लेट अस लुक एट द few other sentences. Each boy took in turn. Each boy took in turn. Neither charges are true. Neither charges are true. Either end was a marble statue. At either end was a marble statue. At either end. अब देखिए ये कैसा उपयोग हो रहा है, बहुत अच्छा है ये। एट आइदर एंड वॉज ए मार्बल स्टैच्यू, यानी दोनों छोर पर मार्बल था। एंड माने छोर, आइदर एंड हैड ए मार्बल स्टैच्यू, दोनों छोर। आइदर का मतलब मैंने कुछ और बताया अभी तक, अब यहाँ देखिए इसका कैसा उपयोग है। आइदर एंड वॉज ए मार्बल स्टैच्यू, दोनों छोर पर, तो दोनों छोर के लिए शब्द क्या है? आइदर। छोर के लिए एंड, दोनों के लिए आइदर। मैंने आपको बताया आइदर और दो के लिए उपयोग होता है, दो से ज़्यादा हो तो नहीं होता। तो दो छोर की यदि बात कर रहे हैं तो आइदर एंड हैड मार्बल स्टैच्यू बोल देंगे, सही हो जाता है। ऐसे ईच बॉय टुक हिज टर्न, हर लड़के ने अपना टर्न लिया। नाइदर चार्जेस आर ट्रू, नाइदर चार्जेस आर ट्रू मतलब नाइदर दिस चार्ज नॉर दैट चार्ज, ना ये आरोप ना ये आरोप सही था, यानी दोनों ही आरोप गलत थे। तो दोनों ही आरोप गलत में दोनों के लिए क्या? नाइदर। नाइदर चार्जेस आर करेक्ट, ना ये आरोप सही था ना ये आरोप सही था, ऐसा ना बोल करके, नाइदर दिस चार्ज नॉर दैट चार्ज ऐसा ना बोल करके हम सीधा बोल दे नाइदर चार्जेस वेर करेक्ट वेर ट्रू, आइदर चार्जेस वेर रॉन्ग, दोनों ही चार्ज गलत थे। अब यहाँ देखो आगे और, द टू मेन हेट ईच अदर, द टू मेन हेट ईच अदर, हेट माने नफरत करना। दे चीटेड वन अनदर, एक में ईच अदर है, एक में वन अनदर है, दोनों में क्या अंतर है? ईच अदर क्या होता है? जब कर्ता से संबंधित हो। वास्तव में ईच और वन कर्ता से संबंधित है, अदर और अनदर ऑब्जेक्ट है। आप देख लीजिए, द टू मेन हेट ईच अदर एंड दे चीटेड वन अनदर, दे चीटेड वन अनदर। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? कि वास्तव में यदि देखें तो ईच और वन ये कर्ता है और अदर और अनदर कर्म है, यानी ऑब्जेक्ट है। लेकिन ईच अदर और वन अनदर में हम क्या कहते हैं? कंपाउंड प्रोनाउन हो गए दोनों, और इसलिए कंपाउंड प्रोनाउन होते हुए हम कहते हैं दे हेट ईच अदर, दे चीटेड वन अनदर। दो से ज़्यादा तो ईच अदर, ये दो से ज़्यादा तो वन अनदर, और दो तो ईच अदर। दे हेटेड ईच अदर, दोनों एक दूसरे से नफरत कर रहे थे, और वे लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे थे। वन अनदर, वे लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे थे। दे हेटेड वन अनदर मतलब सब एक दूसरे से नफरत कर रहे थे, राइट। ईच अदर का उपयोग दो व्यक्तियों के लिए, वन अनदर का दो से अधिक व्यक्तियों के लिए, किंतु अब इनका रूप सामान्यतः पूरा नहीं किया जाता। लेकिन आप इतना बस समझ जाएं, ईच अदर दो के लिए और वन अनदर दो से ज़्यादा के लिए उपयोग होता है।